हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो को भी मैंने 3 सेक्शंस में स्प्लिट किया है। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि मेरा डैशबोर्ड और जो रेंटल ट्रैकर है जिसमें मैं हर मंथ का हिसाब किताब रखता हूँ उसको कैसे रीड करते हैं, उसमें कलर कोडिंग्स हैं, उनका क्या मतलब, एटसेट्रा एटसेट्रा। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वन ऑफ द फ्लिप साइड ऑफ डूइंग कवर्ड कॉल्स। ये कैसे ड्रॉबैक है कवर्ड कॉल करने का, इस नेगेटिव पॉइंट का क्या मतलब है, इन द डिटेल्स हम समझेंगे और कैसे ये हमारा पेशेंस लेवल टेस्ट करता है, और अगर आपका पेशेंस लेवल अच्छा है तो कैसे आपका पेशेंट होना इस फ्लिप साइड को डिफीट कर सकता है। ओके, एंड देन थर्ड पार्ट is basically the continuation of second part but with one classic case study which is nothing but to see few real examples covering above flip side. And also in this section we will cover how I have been handling them in last 3 to 4 months in this account. Okay, so let's get started with the first section which is how to read my dashboard and rental trackers. Okay, so let's go to the dashboard now. So this is my dashboard. ये dashboard मैं गूगल डॉक्स पे मेंटेन करता हूँ विद द नेम ऑफ कवर्ड कॉल मास्टर। ये फर्स्ट शीट है, उसका नाम डैशबोर्ड है। बाकी के जो शीट्स हैं सेकंड शीट ऑनवर्ड्स वो सारे इंडिविजुअल होल्डिंग्स के रेंटल्स को ट्रैक करने के लिए हैं। फर्स्ट शीट इज नथिंग बट द समरी ऑफ ऑल द सब शीट्स एट अ ग्लांस। सो इस शीट में अगर आप देखेंगे तो पहला जो रो है इसमें 3 नंबर्स हैं। फर्स्ट नंबर इज बेसिकली टेलिंग अस व्हाट इज द एक्चुअल investment which I have done. This is not the capital deployed. Capital deployed as on today is 45 lakhs, out of which 26 lakhs change I have already invested in the market in different ETFs or stocks. Then second number is basically the current market value, and third one is basically the expected investment. Means जितने भी holdings अभी हैं मेरे, उनका अगर one lot मैंने होल्ड किया तो उनका वैल्यू कितना होगा, वो ये है। सो एक्सपेक्टेड इज दिस, बट अगेंस्ट दिस सिंस आई डू नॉट होल्ड द कंप्लीट लॉट फॉर ईच ऑफ दीज स्क्रिप्ट, रादर मैं कुछ उनका पार्शियल यूनिट्स ही मेरे पास होल्ड करता हूं, इसलिए 57 लैक्स के एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट मेरा जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है विच इज 26 लैक्स। ओके, इसको एक क्विक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी BPCL के 866 शेयर्स हैं। 866 शेयर्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड 317 होगा, लेकिन अगर मैं इसका कंप्लीट लॉट विच इज ऑफ 1800 अगर मैंने कंप्लीट लॉट इसका होल्ड कर लिया तो उसकी वैल्यू अराउंड 5.9 लैक्स होगी। मतलब टोटल लॉट साइज इज अराउंड 5.9 लैक्स अगेंस्ट विच आई हैव द होल्डिंग्स ओनली फॉर 3.2 लैक्स। सो ये डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट versus expected investment में। I hope you got this point. Then below we have this big table. इसमें let me run through these columns first. So पहला है symbol, second is optional, anyway this is the exchange name. Third one is stock name which is nothing but the complete name of the symbol. Third is investment I have as on today. ये मेरा परचेज प्राइस है, उनका करंट वैल्यू कुछ और भी हो सकता है। सो करंट वैल्यू आपको अगर निकालना है उसका, सो दिस प्लस PNL वाला कॉलम। सो नेक्स्ट वन वी हैव द PNL, उसमें हमको पता चलेगा कि ये इन्वेस्टमेंट अभी आज की डेट में ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। सो पॉजिटिव में है तो इट विल बी शोन इन द ग्रीन कलर, कितना पॉजिटिव में है वो यहाँ पे मिलेगा। नेगेटिव में है तो वो नंबर नेगेटिव में भी दिखेगा, प्लस वो पर्टिकुलर सेल रेड कलर से भी मार्क्ड होगा। सो अगर इन दोनों का टोटल कर दें, सो फॉर एग्जाम्पल इफ निफ्टी 20 मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है 683, but उसका current value if you want to see then it is going to be 663 only. Okay, next column is column G which talks about the actual rentals which I have collected so far since the start of this account. So again if we pick up the example of Nifty Bs only, so Nifty Bs में out of total 683 lakhs का investment so far I have collected around 27,000 absolute rentals. इन लास्ट 3 to 4 months, कौन से मंथ में मैंने कितना प्रीमियम कलेक्ट किया है दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू चेक लेटर। सो बेसिकली इस कॉलम में रहेगा कि कितना कलेक्ट कर चुका हूं मैं रेंटल्स अभी तक। एंड देन नेक्स्ट वन इज रेंटल परसेंट। रेंटल परसेंट दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। सो एक तरीका ये है कि 27,000 ऑफ 683 कितना परसेंट होता है, दैट इज वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग इट, बट
दैट इज नॉट व्हाट आई एम डूइंग. व्हाट आई हैव डन इज, ये जो 326% है, दिस इज बेसिकली 3.26% of the lot value, right? So if you see here, I have considered K9. K column means this lot value wala column I have considered for the calculation. I have not considered column E, right? So इसलिए आपको maybe ये कम दिख सकता है. Okay, but just in case if you want to do it, this based on the actual investment done, this will show even bigger numbers in terms of percent. Okay, so ये हो गया rental percent. Next one is holdings. So जैसा मैंने बताया कि currently exact holdings which I have as on today are displayed in this particular column which is I. और उन holdings का actual lot होता कितना है, क्योंकि ये lot क्यों रखा हुआ है मैंने, so that I know in advance कि जो मैं C सेल करने वाला हूँ actually इतने का कमिटमेंट करने वाला हूँ मैं सेल करने के लिए, राइट? लेकिन मेरे पास अभी इतना ही है. सो जस्ट इन केस अगर मेरा कोई CE ITM होता है, सो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट आई विल हैव टू परचेज फ्रॉम द मार्केट एट करंट रेट, और वो उसको देना पड़ेगा जिसने भी ऑप्शन बाई किया हुआ है. सो वो एक सिंगल व्यू में दोनों का नंबर्स देखने के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है. एंड ऑब्वियसली द लास्ट कॉलम वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस लॉट इन रुपीज. सो इससे भी ये मेरा हेल्प हो जाता है कि मेरा लॉट वैल्यू एक्चुअली कितना होना चाहिए वर्सेस व्हाट आई हैव एक्चुअली इन्वेस्टेड. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट एनी ऑफ द रेंटल शीट. सो मे बी लेट्स पिक अप दिस ITC वाला ऑप्शन. सो अंदर शीट्स में मैं कैसे मेंटेन करता हूँ. सो दीज इंडिविजुअल रेंटल शीट्स बेसिकली हैज टू सेक्शंस. वन इज this tabular stuff and another is the header part. So header part में it is basic info of that particular stock, उसका current price कितना है, जो previous close है उसमें कितना change हुआ, ये in terms of number as well as in terms of percent. Next है table section. Table again are further split into two parts. One part is the left side one is what acquisitions I have done, which means मैंने कितने shares कितने rate पे purchase किए हुए हैं. So ये 1000, 100, 698. So if you see I have purchased 1000 shares at a time. I have also purchased one share at a time. So there is no fixed amount which I have been deploying. So I completely decide this number based on the current market value, current trend of that particular stock and मेरा particular target क्या है उस दिन total capital invest करने का. So depends on many parameters, but if you see it has the complete variation of quantity. और कितने लेवल पे मैंने कितने प्राइस पे मैंने परचेस किया है. सो इफ यू सी हियर आई हैव इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट एट ऑल पॉसिबल लेवल्स विच वी हैड सिंस जनवरी. सो मिनिमम 214 पे भी मैंने किया है इन्वेस्ट, और मैक्सिमम आप देखेंगे तो 268 पे भी किया है. सो ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट है कि कितना इन्वेस्टमेंट किया, और राइट साइड इज बेसिकली नथिंग बट द टोटल हिसाब किताब ऑफ ईच मंथ. और जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर मतलब ये एक्सरसाइज हो चुके हैं. राइट में ग्रीन कलर मतलब ये रेंट आ चुका है, मतलब ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है. ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने का मतलब है कि अगर मैंने CE सेल किया था तो इसका CE क्लोज हो चुका है. इधर इट हैज़ बीन एक्सपायर्ड, वर्थलेस, और मैंने उसको क्लोज कर दिया. देन ओनली आई विल मार्क इट एज ग्रीन कलर. ओके, सो सिंस ITC इज क्लोज्ड स्क्रिप्ट इन माई डैशबोर्ड, इसलिए आपको सब कुछ ग्रीन में दिख रहा है. बट इफ़ यू सी एनी अदर स्क्रिप्ट, फॉर एग्जाम्पल BPCL, उसमें आपको ये लेफ्ट में पूरा वाइट दिखेगा क्योंकि ये सारे होल्डिंग्स अभी मेरे पास हैं. सो करेंटली एज ऑन टुडे आई होल्ड 866 शेयर्स ऑफ BPCL, जिसमें से मैंने इतना कलेक्शन कर चुका हूँ ऑलरेडी जो क्लोज हो गया है, और ये रनिंग है जून वाला. सो मैंने फेब में इसमें से अराउंड 11,000 आई कलेक्टेड और वो क्लोज हो चुका है. फिर मार्च में 3,000 मैंने निकाला. अप्रैल में I collected the rent of 4.5K. मई में there was no opportunity to sell the premium, इसलिए मैंने वेट किया और towards month end मैंने आते आते उसमें PE सेल कर दिया. सो कहने का मतलब यह है कि ये जो शीट्स हैं, रेंटल शीट्स हैं, उसमें जो कलर कोडिंग का मतलब होता है वो होता है कि ग्रीन मतलब मैं ऑलरेडी उनसे एग्जिट कर चुका हूँ, और वाइट मतलब वो ऑनगोइंग होल्डिंग्स हैं अभी. Okay, now we will talk about the second section, which is one of the flip side of the CE writing, और वो है कि monthly rentals are there in the CE writing but they are not fixed.
यूजुअली कवर्ड कॉल्स से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फिक्स्ड पैसिव इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, बट इन रियलिटी इट इज नॉट ट्रू और इट इज नॉट पॉसिबल। सो जैसा मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला था, प्रीवियस वीडियो फॉर एग्जांपल वीडियो 2 में आई थिंक आई हैव हिंटेड दैट कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी से मंथली रेंटल तो आता है बट वो फिक्स्ड नहीं होता है। इनफैक्ट किसी मंथ में सीई राइट करने का अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलता है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअली कितना रेंट हम प्रैक्टिकली कलेक्ट कर सकते हैं, या रादर मैंने किया है। सो दैट वी विल टॉक अबाउट इन द थर्ड सेक्शन। सो व्हेनेवर यू गो टू कलेक्ट monthly rental from your holdings, there can be 3 cases depending on your average price, मतलब जितने एवरेज प्राइस पे आपने स्टॉक खरीदा है वर्सेस व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दैट स्क्रिप्ट। सो ये 3 सेक्शंस को हम कवर करेंगे क्विकली। पहला सिनेरियो जो बनता है वो सिनेरियो है कि जो करंट प्राइस है वो आपके एवरेज प्राइस से ज्यादा है। इन दिस केस यू कैन ईदर एग्जिट डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, बट आई पर्सनली लाइक टू राइट सी नियर माई एवरेज प्राइस, जिससे मैं उस मंथ एक अच्छा खासा हैंडसम रेंटल कलेक्ट कर सकूं। सो कभी कभी ये 2 से 4 महीने का रेंटल अमाउंट जो होता है वो आपको इकट्ठा भी मिलने का मौका मिलता है एक ही मंथ का सीई राइटिंग करके। मेरा जो 2 से 4 महीने का रेंटल का मतलब है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कि मंथली मेरा टारगेट होता है वो होता है 1% ऑफ डिप्लॉयड कैपिटल, उसको मैं एक मंथ का रेंटल मानता हूं। सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, अदरवाइज द नंबर्स में कंफ्यूज यू। जस्ट टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट विद अ क्विक एग्जांपल कि अगर मेरा 5 लाख का होल्डिंग है तो पर मंथ उसमें से मैं 5,000 का रेंटल एक्सपेक्ट करता हूं ऑन एन एवरेज। ओके, सो ये हो गया पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो जो होता है वो होता है कि करंट प्राइस जो है आपका वो एवरेज प्राइस से कम चल रहा है, मतलब आपका जो होल्डिंग है वो लॉस में चल रहा है, लेकिन वो जो लॉस है दैट लॉस इज नॉट मोर देन 5%, मतलब करंट प्राइस इज डाउन बट विद इन 5% रेंज ऑफ योर एवरेज प्राइस। दिस इज द decent scenario where you can collect 1% monthly rental on an average, which is again in line with my monthly expectation of collecting the rentals. So this was again straightforward scenario. Now let's talk about the third one, which is the focus of the today's video. So जो तीसरा scenario होता है वो है कि the current price is down more than 5% of your average price, and this is the focus of today's video. इस पर्टिकुलर सिनेरियो के बारे में बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट लेट मी ट्राई टू मेक इट सिंपल एंड कीप इट शॉर्ट। सो दिस सिनेरियो में मेक यू फ्रस्ट्रेटेड। अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है देन ऑल्सो इट विल टेस्ट योर पेशेंस। दिस इज द ओनली केस वेयर यू विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्केट वोलेटिलिटी, टीवी न्यूज एटसेट्रा, एंड यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू टेक द रॉन्ग डिसीजंस। जो पहले हमने 2 सिनेरियोस कवर करे हैं, they are comparatively far simpler and straightforward to handle, but this particular scenario में आप सबसे ज़्यादा external environment से influenced होते हो। Okay, in this particular scenario, if you are stuck in any particular month, then you may not get the opportunity to collect the premium for that particular month. Please remember this point. And in this case, I usually skip collecting premium. I try not to be greedy for that particular script for that particular month. Instead, I focus on increasing my holdings. इसके लिए बहुत दूर का मैं पी राइट करता हूँ या फिर हर डिप पे थोड़ा थोड़ा परचेज करते रहता हूँ थ्रू आउट द मंथ। इस केस में आई ऑल्सो राइट a C at my average strike price, but 5 to 8 days before the expiry. I try to do this भले ही मुझे कितना भी कम प्रीमियम मिल रहा हो उस महीने में। So this was third scenario. I guess there are no other cases which may occur while collecting the premium. At least I don't remember falling in any other situation apart from these 3 which I've covered earlier. But if you guys did come across any other scenario, please let me know and I'll be happy to share my views on that. Okay, now to the last section which is case study covering above cases. और इस point को explain करने के लिए I picked up one classic case study which is nothing but my own dashboard and its performance in last 3 to 4 months. Although it's been less than
5 months since I have been managing this account, but I know I have enough combinations covering all 3 cases which I mentioned in the previous section. So let's go back to my dashboard and understand various situations. So we are back to the dashboard now. हम इस डैशबोर्ड में देखेंगे कि जो हमारे टोटल स्क्रिप्ट्स अभी होल्डिंग में हैं वो हैं 9-1 विच इज़ 8 स्क्रिप्ट्स आई एम होल्डिंग राइट नाउ. PNL उनका अभी अराउंड 1.5 lakhs डाउन चल रहा है, लॉस में चल रहा हूँ मैं. बट एज आई सेड अर्लियर ये पॉजिटिव और नेगेटिव में जाता रहता है. दिस सम ऑफ दी सेल्स और इवन ऑल द सेल्स में टर्न टू रेड और ग्रीन, दे विल कीप ऑन चेंजिंग. बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम है विच इज दिस कॉलम रिप्रेजेंट्स माई स्ट्रेटजी टू मेंटेन दिस पर्टिकुलर अकाउंट. इसका सबसे अच्छी बात यह है कि ये कॉलम कभी भी रेड में नहीं जाएगा, फर्स्ट थिंग. दूसरा चीज़ ये है कि ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स या तो सेम रहेंगे या फिर बढ़ेंगे मंथ ऑन मंथ. सो अगर आप देखेंगे अभी तक हम अराउंड 2.5 lakhs, लिटिल लेस देन 2.5 lakhs कलेक्ट कर चुके हैं प्रीमियम्स. और उनका अगर आपको परसेंट देखना हो अगेंस्ट द लॉट्स, देन दिस इज द कॉलम H. लेट्स रन थ्रू 1 or 2 रेंटल शीट्स. सो फॉर एग्जांपल इन द निफ्टी बीज वाला रेंटल, इफ यू सी हियर, मैंने इसके ETF खरीदना स्टार्ट किया राइट फ्रॉम 185, फिर ये ऊपर जाता गया तब भी मैं ये ETF में इन्वेस्ट करता गया, डाउन आया तब भी मैं इन्वेस्ट करता रहा, और अभी ये बॉटम एक बार बनाया था इसने अराउंड 170 का, तब भी मैं कंटिन्यूस इन्वेस्ट कर रहा था. और रिसेंटली जो इसका बॉटम था अगेन 172 टच किया था, तब तक मैंने इन्वेस्ट किया. इसके बाद जो मेरा एवरेज है वो 185 प्राइस है इसका. मेरे पास अराउंड 3,500 यूनिट्स अभी इसके पड़े हुए हैं. जो इसका एक लॉट का साइज होता है दैट इज़ अराउंड 4,500 यूनिट्स का. ओके, सो आई एम वेरी क्लोज टू द एक्चुअल लॉट प्राइस. सो पूरा लॉट जो है 8.25 लाख का है और मेरे पास क्लोज टू 7 lakhs का होल्डिंग्स पड़ा हुआ है निफ्टी 20 का. अगर इसमें आप देखेंगे तो जनवरी में मैंने इसमें केवल 700 का रेंटल कलेक्ट किया एंड आई वॉज हैप्पी विद दैट. सो इन February इफ यू सी आई हैव कलेक्टेड द टोटल रेंट ऑफ 10,000. सी पहले महीने में आई वॉज हैप्पी विद द 700 का रेंटल अमाउंट. मेरी निफ्टी 20 की दुकान ने केवल 700 रुपये रेंट दिया एंड आई वॉज ओके. दूसरे महीने में देखिए मैंने कितना रेंटल उसमें से ले लिया, 10,000. आई एम श्योर कि फेब में मेरा इन्वेस्टमेंट क्लोज टू 7 नहीं था, जो अमाउंट इधर दिख रहा है दैट वॉज नॉट द केस इन February. सो इट मस्ट बी अराउंड 2 to 3 lakhs ऑफ इन्वेस्टमेंट. अगर मैंने 2 to 3 lakh के इन्वेस्टमेंट पे 10,000 कमा लिया, मतलब 4 से 5% में निकाल लिया उसमें से उस पर्टिकुलर मंथ में, राइट. सो पहला तो पॉइंट ये है कि फिक्स्ड रेंटल नहीं आएगा, लेकिन अगर रेंटल किसी महीने में अपॉर्चुनिटी मिलती है देन यू शुड नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट द डिसेंट रेंट फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ. देन आगे बढ़ते हैं. मार्च में हमने टोटल कलेक्ट किया है 11,000, अगेन अराउंड 2 to 3 months का रेंटल हमने एक साथ कलेक्ट कर लिया है. ओके, आगे बढ़ेंगे. अप्रैल में ओनली 395 रुपीज़. यू सी कितना वेरिएशन है, राइट. 10,000 एक महीने में किराया आता है आपकी दुकान से, किसी महीने में 400 रुपये भी आता है. एंड यू शुड बी हैप्पी विद दैट रेंट, क्योंकि जो आपका मेन होल्डिंग है वो आपके पास पड़ा ही हुआ है. दिस इज ऑल द एडिशनल इनकम विच आई ऑलवेज टॉक अबाउट, राइट. सो लेट्स गो एट. देन मई में केवल 2,800 रुपये मैंने कलेक्ट किया था CE से, राइट. और मई में मुझे और कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला. बट मैंने क्या सोचा फिर कि टुवर्ड्स एंड ऑफ द मई मैं इसके और यूनिट्स को एक्वायर करना चाहता हूँ. एंड देन आई वेंट ऑन राइटिंग द PEs. एक बार मैंने 14,650 का PE राइट किया, वो वर्थलेस एक्सपायर हो गया. एक बार मैंने 15,500 का PE एक्सपायर. दीज आर ऑल द वीकली PEs I have been writing in the May month, and I collected this additional premium of 1150, which makes the total premium collected in May was close to 4,000 rupees. Now interesting point, अभी मेरा एवरेज प्राइस है 185. करंट प्राइस जो इसका चल रहा है वो 180 है. जो मेरा एवरेज प्राइस है दैट आई रिमेंबर दैट दिस इज निफ्टी जब 17,500 के अराउंड लेवल पे था, वो उस लेवल का मेरा एवरेज प्राइस है. मतलब मुझे जो भी CE बेचना है
दैट शुड बी 2 to 3% अबव 17,500, मतलब क्लोज टू 18,000 का मैं CE राइट करूंगा, देन ओनली आई एम इन सेफ हैंड्स। अगर मैंने उससे नीचे का CE राइट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट द CE ऑफ 17,500 और इवन 17,000, और अगर जस्ट इन केस वो CE ITM हो गया, तो ये सारे यूनिट्स मुझे एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, विच आई डोंट वांट टू डू। ओके, और अगर हम 18,000 का CE राइट करने जाते हैं, सो इफ वी लुक एट द ऑप्शन चेन, उसका 18,000 का जो CE है उसका प्राइस चल रहा है 8 to 9 रुपीज़। 8 to 9 रुपीज़ में मुझे कितना मिलेगा? 450-500 रुपये। सो मैं इसलिए एक थोड़ा से बाउंस का वेट कर रहा हूँ। अगर थोड़ा और इसका प्रीमियम मिल जाता है, इवन आई कैन गो विद द 17,800 का CE ऑल्सो टू कलेक्ट अ लिटिल प्रीमियम फॉर दिस मंथ ऑफ जून, और उतने में भी मैं हैप्पी रहूँगा। सो दिस इज द होल पॉइंट, राइट। सो अभी मैं डाउन चल रहा हूँ इसमें, एंड आई रियली डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी टू राइट द CE फॉर मंथ ऑफ जून। सो मैं दो काम करूंगा इस मंथ में, या तो मैं 18 से 20 रुपये जहाँ पे भी मिल रहा होगा वहाँ का प्रीमियम एक कलेक्ट कर लूँगा एट द CE साइड, और अगर थोड़ा सा और मेरे पास अभी परचेस करने का टू मेक इट वन लॉट थोड़ा सा रूम बचा हुआ है, सो इसके लिए मैं एक PE भी राइट कर दूंगा वेरी फार। ओके, सो आई विल ट्राई टू कलेक्ट अराउंड 1,000 फॉर द मंथ ऑफ जून, दैट्स इट। ओके, लेट मी गो टू, सो इसमें मैं हर महीने ले पा रहा हूँ एनीवे। सो let's pick up one more example which is making the most of the losses. Okay, nice. So we have Grasim for example. Let's pick up Grasim. So Grasim में अगर हम देखेंगे तो Grasim में हमारा टोटल 159 यूनिट्स का इन्वेस्टमेंट हो चुका है across all the levels. So we started right from 1,500, और जैसा मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आई गेस बताया था कि दिस वी हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द मंथ ऑफ मार्च, मतलब अभी केवल 2 ही महीने हुए हैं। सो वी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अराउंड 1,500, फिर वो 1,750 तक भी गया, इवन 1,800 के क्लोज भी गया, और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन आ रहा है। जब वो कंटिन्यूसली डाउन आ भी रहा है, उसके बाद भी मैंने मार्च में उसमें 3,000 रुपये कलेक्ट कर लिया रेंट। अप्रैल में मैंने उसमें से अराउंड 9,000 रेंट कलेक्ट कर लिया। यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट इसका 2.6 है अभी। सो मतलब मार्च और अप्रैल में व्हेन आई स्टार्टेड मस्ट बी अराउंड 2 lakhs और इवन 1.5 lakh। उन लेवल पे आई कलेक्टेड द प्रीमियम ऑफ 3,700, 9,000, और अभी मई में जो हमारा ये पूरा इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका है उस लेवल पे भी आई वॉज एबल टू कलेक्ट द प्रीमियम क्लोज टू 10,000 विच इज मोर देन 3% ऑफ द डिप्लॉयड कैपिटल ऑन दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। सो 3 महीने का रेंट मैं ऑलरेडी कमा चुका हूँ जब भी मुझे मौका मिला है, राइट। उससे क्या हुआ है कि जून में मेरे पास अभी इतना डाउन आ गया और मेरा एवरेज प्राइस चल रहा है 1,650। सो इट इज डाउन मोर देन 15%। सो अभी मेरे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है जून में इसका CE सेल करने का, कोई भी प्रीमियम ही नहीं मिल रहे हैं ठीक ठाक। सो मैंने क्या किया है कि जून के लिए मैंने, और सिंस आई एम वेरी फार फ्रॉम द टोटल लॉट साइज ऑफ दिस स्टॉक, सो इसका टोटल लॉट साइज है 475 और अभी मेरा इन्वेस्टमेंट है अराउंड 159 ओनली। सो ऑलमोस्ट मैं 130 यूनिट्स अभी इसके होल्ड करता हूँ। सो आई एम नॉट इन अ हरी टू राइट CE नाउ व्हेन इट इज दिस मच डाउन। तो मैं क्या करूंगा कि सिंस मुझे और भी इसके शेयर्स खरीदना है, सो इंस्टेड ऑफ परचेजिंग द शेयर्स राइट अवे आई हैव कलेक्टेड सम प्रीमियम बाई सेलिंग द PE एट 1,200। सो एक बार ये 1,200 तक आ जाएगा तो 15 रुपये तो मैं इसके ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका हूँ, मतलब 7,000 रुपये ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका हूँ। और जैसे ही ये 1,200 के नीचे आता है आई विल परचेज द रिमेनिंग शेयर्स टू मेक इट 1 लॉट, और एक बार ये 1 लॉट हो जाता है देन आई विल स्टार्ट selling the CE बिल्कुल बेफिक्र होके। ओके, सो नाउ दिस was again the example of the third scenario which we discussed in the second section, right? कि हमको फिक्स्ड अमाउंट नहीं मिलेगा हर मंथ, और दूसरा कभी कभी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगा। तो उस केस में यू शुड नॉट ट्राई टू सेल द CE जबरदस्ती। ओके, सो आपको हर मंथ एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट कलेक्ट करना ही नहीं है, वो अप्रोच नहीं रखना है, क्योंकि हमारा जो मेन होल्डिंग्स है उसको भी सेफ रखना है। अगर आप इसको सेफ रख पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा तो उतने ही आपके पास मौके मिलेंगे इससे रेंटल कलेक्ट करने का। अगर आपने एग्रेसिव CE बेच दिए इवन इन द थर्ड सिनेरियो,
तो फिर देयर आर हाई चांसेस कि यू विल एंड अप एग्जिटिंग फ्रॉम दिस स्क्रिप्ट विद द लॉस, और अगर लॉस में भी एग्जिट नहीं करते तो ये दुकान आपसे छिन जाएगी, और एक बार ये दुकान गई आपकी तो फिर आपका इसमें से मंथली रेंटल बनाना भी चला गया. इफ़ यू आर गेटिंग वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट द एग्जिट, जैसा सिनेरियो 1 में बताया था, देन इट इज़ ओके. बट इफ़ यू आर फॉलोइंग अंडर सिनेरियो 3 और उसके बाद भी आपको एग्जिट करना पड़ता है, देन बिलीव मी यू आर नॉट मेकिंग good profit, or you are going to miss the opportunity just because of making the bad decisions. So this was all about the case study. Okay, now at last, as a conclusion, I can say that although this strategy is simple, इसमें limited scenarios और situations हैं. To be precise, only 3 ही scenarios हैं where we can fall into each month. But believe me, after all, it is just a mind game. If we don't train our mind to take the decision in each situation, it may end up being most difficult strategy. Okay, but once you feel comfortable with above 3 scenarios and handling them, then आप कितना भी बड़ा portfolio manage कर सकते हो without any fear. Thank you so much.